नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का तीसरा भाग। ठीक है, हमने आपको दो भागों के बारे में बताया, जो कि पुष्पी पादप जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन में सहायक होने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, और नर जननांग के बारे में, मादा जननांग के बारे में। तो इसी का भी हम आपको बता रहे थे किस तरीके से जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इसके पहले वाली जितनी भी क्रियाविधि है, जितने भी कार्य हैं वो आपको बता दिए गए थे। अब हम आपको इस टॉपिक में यानी भाग 3 में किसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अब हम उसी को देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। हम बताते हैं आपको, परागण एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से जो पुष्प होते हैं, जो परागकण होता है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन यानी जनन की क्रिया को पूरा करने का कार्य करता है। जैसा कि हमने दिखाया कि एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। हम फिर से इसको देख लेते हैं किस तरीके से पाया जाता है रफली। इस तरीके से डायग्राम बनाया गया। अब सबसे नीचे इसमें 4 चक्र पाया जाता है, आपको बताया गया। 4 चक्रों में से जो निचला सबसे चक्र होता है उसे बाह्य दल कहा जाता है। सबसे नीचे का चक्र होता है उसे बाह्य दल कहते हैं, और इससे लगा हुआ रंगीन भाग जो होता है उसे दल कहा जाता है। ठीक इस तरीके से उसके बाद इसे कहते हैं पुंकेसर या पुंमंग। ठीक है, इसे कहेंगे पुंकेसर और इसे कहते हैं जायांग, यानी इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया, ये क्या है, सबसे नीचे का भाग जो होता है जो हरे कलर का दिखाई देता है उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल लिख सकते हैं क्योंकि ये भाग है, इसे कहते हैं दल। ठीक, और इसे कहते हैं पुंमंग। पुंमंग कहा जाता है, और इसे कहते हैं जायांग। ये 4 चक्र होते हैं जो जनन में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो पूरा ओव्यूल बनाया गया, भ्रूण की संरचना दिखाई गई। अब इसमें हम देखते हैं एक बीजांड, जहां पर अंडाणु पाए जाते हैं अंडकोशिका में। जिसे भ्रूणकोश में अंडकोशिकाएं पाई जाती हैं, उन अंडकोशिकाओं में अंडाणु पाए जाते हैं। उन अंडाणुओं से किस तरीके से परागकण आकर के मिलते हैं, जिससे परागण का कार्य होता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो परागकण निकलते कहां से हैं? परागकोश से। परागकोश से परागकण कब निकलते हैं? जब परागकण पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, जिसमें स्फुटन का कार्य होता है। यानी परागकोश, इसे कहेंगे परागकोश। परागकोश स्फुटित हो जाता है ऊपर से, और क्या होगा, परागकण बाहर निकल जाते हैं। अब इसी परागकण, जब परागकण बाहर निकल जाएगा तो कहाँ आएगा? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, वर्तिकाग्र पर आने के बाद ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। पॉलन ट्यूब जो होता है वो इसको यहाँ पर यानी माइक्रोपाइल से बीजांड द्वार कहा जाता है। बीजांड द्वार के माध्यम से इसमें बने जो न्यूक्लियाई होते हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये दोनों मेल न्यूक्लियाई को एक बीजांड द्वार से भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कराता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हमको अब देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परागण की। किस तरीके से परागण का कार्य होता है, जिससे ये जो परागकण होते हैं वे अंडकोशिका, ठीक है, इसे कहेंगे अंडकोशिका, अंडकोशिका तक पहुंचने का कार्य करता है। अब हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें किसके बारे में, परागण के बारे में। इसे क्या कहते हैं?
पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं। परागण ये इसी कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक, परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन यानी परागण, परागण यानी पॉलिनेशन। तो यहां पर अब देखना है कि किस तरीके से परागण, ठीक है, किस तरीके से परागण जो होता है वह वर्तिकाग्र पर आकर के पहुंचता है और पहुंच करके फर्टिलाइजेशन का कार्य पूरा करता है। अब इसका यहां से यहां तक के पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। जैसा कि बताया गया पराग कणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। हम देख सकते हैं इसको, इसे कहा गया परागकोश का परागकण का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहा जाता है। अब परागण मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, परिभाषा आपको याद हो जाएगी। बताया कि परागकणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। सीधा सीधा डायग्राम से देखेंगे, परागकणों का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है। पहला स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण, ठीक। परागण दो तरीके से, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण वह क्रिया होती है जिसमें परागकण स्वतः क्या हो जाए, यहां से यहां तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होता किसमें है? जैसे अगर वर्तिकाग्र से दूर है परागकण तो माध्यम किसी ना किसी का लगे, चाहे वायु का लगे, जंतु का लगे, जल का लगे, किसी ना किसी का माध्यम की आवश्यकता होगी, तब जाकर के यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन आपने देखा होगा मेंडल के नियमानुसार, मेंडल ने कहा मटर के पौधे में क्या होता है? स्वपरागण होता है। मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया देखी जाती है, जिससे क्योंकि उसमें क्या होता है? नर और मादा दोनों क्या होते हैं? एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जिससे स्वपरागण की क्रिया इसमें देखी जाती है, जिससे इसे स्वपरागित पुष्प कहा जाता है, ठीक है। तो स्वपरागण समझ में आया आपको। हम आपको बताते हैं किसके बारे में? परपरागण। यानी स्वपरागण में जो पुष्प, जिस पुष्प में नर और मादा किसी एक ही पुष्प में पाए जाए उसे क्या कहते हैं? स्वपरागित पुष्प कहा जाता है, या उस पौधे में क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है, ठीक। अगला जो दिया गया आपका परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायु परागण, जंतु परागण, और अगला होगा जल परागण, ठीक। ऐसे बताया गया परागण मुख्यतः तीन प्रकार के, वायु परागण, जल परागण और जल परागण। यानी जब यह परागकण क्या हो? वायु के माध्यम से, किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वायु परागण कहा जाता है। और जब यह परागकण किसी जंतु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से जब क्या करता है? यहां पर पहुंचने का कार्य करता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? जंतु परागण या कीट परागण कहा जाता है, ठीक। कुछ ऐसे जलीय पादप भी पाए जाते हैं जो जल में पाए जाते हैं। अब उनमें परागण का कार्य अगर किसके माध्यम से हो रहा है? जल के माध्यम से हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? जल परागण, जल परागित पुष्प कहते हैं। जल के माध्यम से परागण का कार्य होता है। अब जैसे कि अब पूछा गया जंतु परागण या कीट परागण, अब इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ऐसा कौन सा कीट है जिसके माध्यम से सबसे अधिक परागण होता है? तो मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के द्वारा सबसे अच्छा परागण और सबसे तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज इसमें और आता है जिसे कृत्रिम परागण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। स्वपरागण, परपरागण।
स्वपरागण जिसमें स्वतः परागण की क्षमता होती है स्वपरागण पुष्प कहा जाता है, स्वपरागण पादप कहते हैं। और परपरागण वायु परागण के द्वारा होता है, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से और जंतु के माध्यम से होता है। ठीक है, अब जिसमें वायु के माध्यम से वायु परागण, जिसमें जंतु के माध्यम से जल परागण, और जब जल के माध्यम से होता है जल परागण कहा जाता है। आपको बताया गया सबसे अच्छा परागण के लिए कीट जो उपयोगी होता है वो मधुमक्खी होता है। मधुमक्खी के माध्यम से परागण का कार्य अच्छा होता है। ठीक है, और हम चर्चा करते हैं कृत्रिम परागण के बारे में। ठीक है, कृत्रिम परागण वह क्रियाविधि होती है जो मानव के द्वारा होती है, जो करवाई जाती है, जिसे कृत्रिम परागण कहा जाता है। अब फिर से हम आते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल ने कृत्रिम परागण के बारे में बताया, जो कि आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम आपको कृत्रिम परागण में करते हैं। जैसे बताया गया, मानव द्वारा जब परागण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहा जाता है। कृत्रिम परागण। ठीक है, कृत्रिम परागण अब इसमें बताया गया यानी जिसमें मानव द्वारा परागण कराया जाता है उसे कृत्रिम परागण कहा जाता है। जैसे मेंडल जी ने मटर के पौधे में क्रॉसिंग करवाई थी। क्रॉसिंग की क्रिया के द्वारा उन्होंने क्या किया, एक लंबे तने वाले पौधे के पुष्प को लिया और एक बौने तने वाले पौधे के पुष्प को लिया। अब दोनों पुष्पों के अब एक पुष्प के केसर को निकाल करके दूसरे पुष्प के वर्तिका पर छोड़ा। अब एक पुष्प यानी चाहे हम कह सकते हैं लंबे तने वाला या बौने तने वाला। अब हम दो पुष्प बना लेते हैं कृत्रिम परागण के लिए। ठीक है, दो पुष्प की संरचना इस तरीके से, अब दो पुष्प की संरचना बनेगी। आपको बताया गया अभी, जो नीचे चक्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य दल कहा जाता है। इस तरीके से दूसरा, अब एक को हम कह लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना। अब इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? दल पाए जाते हैं। ठीक, दल पाए जाएंगे। अब इसके अंदर भ्रूणकोश होगा। ठीक, इस तरीके से इसमें भी भ्रूणकोश पाया जाएगा। अब यहां से क्या निकलेगा? परागकोश, जिसे हम कहते हैं पुंगंग। पुंगंग वाला भाग। ठीक, ऐसा किसमें होगा? दोनों में होगा। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसमें बताया गया कृत्रिम परागण। ठीक है, कृत्रिम परागण इसमें कहा गया मानव द्वारा जब परागण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। अब हम तब जो है इसमें क्या कहते हैं, एक बौने तने वाला पौधा और एक लंबे तने वाला, एक बौने तने वाला पुष्प, एक बौने तने वाला पुष्प और एक लंबे तने वाला पुष्प हम ले लेते हैं। एक को कहेंगे लंबे तने वाला पुष्प, इसे हम कह लेते हैं लंबे तने वाला पुष्प। ठीक है, और इसे हम कहेंगे बौने तने वाला पुष्प। बौने तने वाला पुष्प। ठीक है, हमने क्या लिया? एक लंबे तने वाले पुष्प को लिया और एक बौने तने वाले पुष्प को लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से कृत्रिम परागण को अब दो तरीके से बताया गया है। ठीक है, एक को कहते हैं विपुंसन और दूसरा होता है थैलीकरण। क्या होता है? थैलीकरण। पहला होगा विपुंसन और दूसरा होगा
थैलीकरण, ठीक है। एक होगा विपुंसन, एक होगा थैलीकरण। विपुंसन को इमस्कुलेशन कहा जाता है, इमस्कुलेशन, और इसे कहते हैं बैगिंग, ठीक है। इसे बैगिंग और इसे कहते हैं इमस्कुलेशन। अब हम दोनों अवस्थाओं के माध्यम से देखते हैं किस तरीके से कृत्रिम परागण होगा। अब विपुंसन या विपुंसन की क्रिया में हम क्या करते हैं, विपुंसन मीन्स इमस्कुलेशन, यानी हम अब पुष्प के पुंकेसर को काटकर अलग कर देते हैं। विपुंसन की क्रिया में हम क्या करते हैं, पुष्प के पुंकेसर को काट करके अलग कर देते हैं, ठीक है। माना इसका हमको मादा युग्मक लेना है, जिस पुष्प का हमको मादा युग्मक लेना होगा उसका हम क्या करेंगे, नर युग्मक यानी नर भाग को काट करके निकाल देते हैं। मान लेते हैं आप मादा भाग में इस पुष्प का क्या लिया, मादा भाग, ठीक है, और इस पुष्प का हमने क्या लिया, नर भाग, ठीक है, नर भाग। तो एक ऐसा रहा लंबे तने वाला पुष्प और एक औने तने वाला पुष्प, एक का हमने क्या लिया, मादा भाग, दूसरे का नर भाग। एक नर जो मादा भाग होता है उसमें मादा युग्मक का, और जो नर भाग होता है उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। तो हम इसके नर युग्मक को कहाँ लाएंगे, इस पर लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे, जब यह नहीं होगा। कब नहीं होगा, यानी इसके मेच्योर होने से पहले ही इसको हम काट करके क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। यानी इसके परिपक्व होने से पहले इसको काट करके बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, विपुंसन या इमस्कुलेशन कहा जाता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम आप दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या है, थैलीकरण। थैलीकरण है बैगिंग, ठीक है। बैगिंग की क्रिया के द्वारा हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद कर दिए, अब क्या होगा, परागकण इस पर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। बैगिंग या थैलीकरण की क्रिया के द्वारा इस पर परागकण नहीं आ पाते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो क्रिया होती है, जैसे पहला विपुंसन हमने इसके नर भाग को काट करके निकाल लिया, बचा मादा वाला भाग। अब हमको क्या करना है, जो लंबे तने वाले पुष्प हैं उस पर हम बौने तने वाले पुष्प के नर भाग से जो इसका नर युग्मक का निर्माण होता है उसको हम यहां से ला करके थैली को हटा करके इस पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। थैली को हटा करके इस पे छोड़ देंगे। अब हम क्या देखेंगे, जब इस पर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें इनका क्या होगा, अंकुरण होगा, परागकणों का अंकुरण। जैसा कि आपको बताया गया इस तरीके से परागकण होता है। परागकण के बाहरी परत को एंजाइम और आंतरिक परत को एंटाइम कहा जाता है, और इसके अंदर दो केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों केंद्र जब बन जाते हैं तभी परागकणों को ला करके कहां छोड़ा जाता है, इस पर छोड़ा जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर पहुंच करके अंकुरित होंगे, अंकुरित होकर के कहा जाएंगे, पॉलीट्यूब के माध्यम से मादा भाग में प्रवेश करेंगे। वहां पर क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं, और वहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या करते हैं, ये यहां से हम बौने पौधे के नर युग्मक को, किसको फिर से बता देते हैं एक बार, बौने पौधे के नर युग्मक को उठाकर हम कहां पर लाते हैं, लंबे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद आधा इसमें जो लक्षण, इसके द्वारा जो युग्मक बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसमें क्या होगा, जैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद इसके द्वारा जो युग्मक यानी नया संतान या नया बीज बनेगा, उसमें आधा लक्षण मादा युग्मक के यानी आधा लक्षण बौने तने वाले पौधे के और आधा लक्षण लंबे तने वाले पौधे के दिखाई देंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहा जाता है, ठीक है, जिसको दो क्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिस तरह से होता है हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम आपको जो है नर और मादा युग्मक एक पास किस तरीके से आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको बताया गया एक कृत्रिम परागण की क्रिया रही, इससे पहले हम
हमने क्या देखा, नर भाग और मादा भाग के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। तो आपको परागण के बारे में बताया गया, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। तो हम आगे चर्चा करते हैं किसके बारे में, किस तरीके से नर युग्मक मादा युग्मक के पास आकर के मिलकर निषेचन का कार्य पूरा होता है। तो हम आपको आगे बताते हैं किस तरीके से जो परागकण होता है वो पुष्प पर आता है और नए बीज का या नए युग्मक का निर्माण किस तरीके से होता है, जिसे हम निषेचन की क्रिया के द्वारा देखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा निषेचन, किस तरीके से निषेचन पुष्पों में अब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसमें हेडिंग बना लेंगे जिसे हम कहते हैं परागण स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन। स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन। परागण स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन, जिसे पॉलिस्टिल इंटरैक्शन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, पॉलिस्टिल इंटरैक्शन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक बीजांड में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेंगे किसका, एक मादा जनन भाग का। ठीक है, अब इसमें दल पाए जाएंगे। अब इसमें हमको किसको देखना है, एक पूर्ण परिपक्व ओव्यूल को। ठीक है, एक जो पूर्ण परिपक्व ओव्यूल होता है। अब इस तरीके से पाए जाते हैं, आपको बताया कि इसमें दो परतें पाई जाती हैं, एक बाह्य होता है, दूसरी आंतरिक होती है। और इसमें कुल 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब इन 8 अब हम इधर देख लेते हैं इसको, जिसे जहां पर नर युग्मक का निर्माण होता है या इसे पुंगम कहा जाता है। ठीक है, जिसे पुंकेसर भी कहते हैं। अब यह एक पूरा डायग्राम बन करके कंप्लीट होता है। यहां पर कुल 8 केंद्र पाए जाते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं, जो आपको पहले बताइए। अब यहां पर इसे किस तरीके से किन किन नामों से जाना जाता है, इसको आपको पहले बताया गया। अब यहाँ पर जो कोशिका पाई जाती है इसे कहते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका। उसके बाद ये जो दोनों कोशिकाएं पाई जाती है इसे कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और इसको कहते हैं जो इसके विपरीत में पाई जाती हैं इसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिका। अब इसे परागकोश कहते हैं, परागकोश कहा जाएगा। और अंड कोशिका में प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिका, और जो मध्य में कोशिका पाए उसे द्वितीयक, जो मध्य में केंद्र पाए उसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। अब उसके बाद जो इसका मध्य भाग होता है, बीच का भाग, इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। ठीक, अब प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। अब यहां पर हम देखते हैं क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी परागण होगा, परागण की क्रिया के
है, वर्तिकाग्र पर ऐसी नए पाई जाती है जिसके माध्यम से क्या होता है, परागकण जो होते हैं अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। अंकुरण की क्रिया के द्वारा पॉलीट्यूब का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये पॉलीट्यूब कहाँ पहुंचती है, यहाँ बीजांड द्वार के माध्यम से यह इसमें प्रवेश करती है, यानी बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करने जब करती है, इसमें जो पॉलीट्यूब होता है उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, दो नर युग्मक पाए जाते हैं। अब दोनों नर युग्मक यहाँ पर पहुंचते हैं। एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ निषेचित होता है। किसके साथ, अंड कोशिका के साथ निषेचित होता है, जिससे अंड कोशिका क्या होती है, अंड कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया को संयुग्मन कहा जाता है। ठीक है, अब संयुग्मन होता है यहाँ पर, इसे कह सकते हैं संयुग्मन। किसका संयुग्मन, केंद्रक का। ठीक है, केंद्रक का संयुग्मन होगा, तो इसमें संयुग्मन की क्रिया के द्वारा जो एग सेल होगा वह क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। द्विगुणन की क्रिया के द्वारा इसे क्या कहेंगे हम, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब जब ये द्विगुणित हो जाते हैं, द्विगुणित युग्मनज जब बन जाते हैं इसे क्या कहते हैं, संयुग्मी या संयुग्मन कहा जाता है। यानी जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ निषेचित होता है, यानी संलयित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, संयुग्मन कहा जाता है। उस संयुग्मन की क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम 2n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यही द्विगुणित युग्मनज किसका निर्माण करेगा, भ्रूण बनाता है। ठीक है, यही द्विगुणित युग्मनज क्या बनाएगा, भ्रूण का निर्माण करता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे आपको दिखाते हैं, अब जो दूसरा वाला केंद्रक होगा इसके साथ बताया कि इसमें कुल कितने केंद्रक पाए जाते हैं, दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं। अब दोनों मेल न्यूक्लियाई में एक क्या करता है, एक सेल के साथ निषेचित होता है, अंड कोशिका के साथ। अंड कोशिका के साथ निषेचित होने के बाद यह द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। अब वही द्विगुणित युग्मनज, यानी जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुग्मन कहा जाता है या संयुग्मी कहते हैं। और संयुग्मी या संयुग्मन को 2n से प्रदर्शित किया जाता है। डिप्लॉयड कंडीशन में होते द्विगुणित होते हैं। अब उसी के द्वारा यानी संयुग्मन की क्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण हुआ। अब वह युग्मनज किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक, आपको बताया गया भ्रूण बनाता है। अब हम देखते हैं जो इसका द्वितीय केंद्रक है, यानी प्राथमिक भ्रूण कोष। अब जो दूसरा केंद्रक होगा कहां प्रवेश करेगा, प्राथमिक भ्रूण कोष में। ठीक है, और द्वितीय केंद्रक के साथ यानी नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ मिलने की क्रिया को त्रिसमेकन कहा जाता है। अब जो द्वितीय केंद्रक होगा वो किसके साथ मिलेगा, इसके साथ, द्वितीय केंद्रक के साथ, यानी नर युग्मक का दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, त्रिसमेकन कहा जाता है। जिसे हम कह लेते हैं, क्या कहना है, त्रिसमेकन। त्रिसमेकन यानी तीन केंद्रक आपस में मिले, जिसे 3n से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो प्राथमिक भ्रूणकोष होगा वो परिवर्तित होकर के किसका निर्माण करेगा, भ्रूणकोष का निर्माण करता है। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र जो होता है, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र जो होता है वो किसका निर्माण करेगा, भ्रूणकोष का निर्माण करता है। अब ये उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करता है। अब यह भ्रूण जो होता है, अब यह भ्रूण पोषण प्रदान करता है। भ्रूणकोष होगा ना, भ्रूण तो यहाँ बना था, यह भ्रूणकोष होगा। ठीक है, भ्रूणकोष का निर्माण करता है। जो भ्रूणकोष केंद्र होता है वो भ्रूणकोष का निर्माण करता है। भ्रूणकोष जो होता है यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब समझ में पूरा एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, इसका एक पुष्प की संरचना, इस पुष्प की संरचना में हम एक मेच्योर ओव्यूल पे देखते हैं, यानी परिपक्व अंडाशय को। अब यहाँ पर अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी अंड कोशिका बनती है, और परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। अब परागण की क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर आकर के पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पॉलीट्यूब के माध्यम से बीजांड द्वार के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर अंड कोशिका के साथ जब इस परागकण का एक केंद्रक निषेचित होता है, उसे द्विगुणित युग्मनज कहा जाता है। अब द्विगुणित युग्मनज जो होता है वह युग्मनज का निर्माण करता है। द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, संयुग्मन कहा जाता है, जिसे 2n से प्रदर्शित करते हैं।
अब यही जो युग्मनज होता है वो भ्रूण का निर्माण करता है। इतना क्लियर हुआ। अब बचा दूसरा वाला केंद्रक, ठीक है। दूसरा केंद्रक जो होता है अभी क्या करता है, प्राथमिक भ्रूण कोश के साथ आपको बताया गया। दूसरा जो केंद्रक होता है प्राथमिक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्या करता है, त्रिसमेकन करता है। क्या करेगा, नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिसमेकन कहा जाता है। अब यह जो होता है, अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्राथमिक भ्रूणकोश होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश का निर्माण करता है और वह भ्रूणकोश जो बनता है वह भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ऐसा जो यह प्रक्रिया होती है आवृतबीजी पौधों का लक्षण है कि एक ही समय में दोहरा निषेचन, ठीक है। यानी ये जो प्रक्रिया हो रही है आवृतबीजी पौधों में यह देखा जाता है कि एक ही समय में दोहरे निषेचन की क्रिया होती है। इस प्रक्रिया को ही हम द्विनिषेचन कहते हैं। जो दोहरा निषेचन का कार्य यानी एक साथ दो निषेचन, एक अंडकोशिका के साथ दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ निषेचन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगले स्टेप में, इसमें जो अंडाशय होता है वो परिवर्तित होकर के फल का निर्माण करता है। जो अंडाशय यहाँ पर पाया गया वो किसका निर्माण करता है, परिवर्तित होकर के फल का निर्माण करता है। और जो बीजांड होता है, देख रहे हैं ना, बीजांड, जो बीजांड होता है किसका निर्माण करता है, बीज का, ठीक है। जो अंडाशय होता है वो फल का और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ये दल और बाह्य दल तो सब में नष्ट हो जाते हैं, ठीक। ये पुमंग और बाह्य दल ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब फल का निर्माण होने लगता है, इसमें फल के निर्माण की क्रिया के द्वारा पुमंग और दल नष्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं। उसके बाद इसमें बचता है बाह्य दल। बाह्य दल ऐसे बहुत कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें बाह्य दल लगे होते हैं और कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बाह्य दल गिर जाते हैं। यानी बाह्य दल जो होता है वह फल के निर्माण में भाग भी लेता है और नहीं भी लेता है। यानी कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें ये लगा रहता है, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें यह गिर जाता है। जैसे हम देख सकते हैं बैगन में, ठीक है। बैगन में आप देखते हैं जो ग्रीन कलर का भाग होता है जिसे हम बाह्य दल कहते हैं। इस तरीके से हम देख लेंगे बैगन में, ठीक। बैगन हम देखते हैं इस तरीके से, ये क्या है, बैगन जो बैगनी रंग का होता है। अब बैगन के जो बाह्य दल होता है फल के साथ लगा रहता है, ठीक है। इसे हम कह लेंगे बाह्य दल। बाह्य दल किसके साथ लगा रहता है, फल के। तो हम आपको बता रहे थे कि ऐसा फल जिसमें क्या होते हैं, बाह्य दल लगे होते हैं और कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बाह्य दल नहीं पाए जाते हैं, बाह्य दल भी नष्ट हो जाता है दल के साथ और पुंकेसर के साथ, ठीक है। जैसे बैगन में हमने एग्जांपल दिया आपको, बैगन में जो है बाह्य दल पाया जाता है, हरे कलर का जो होता है इसके फल के साथ जुड़ा रहता है। तो इसके साथ यह टॉपिक जो होता है खत्म होता है। अब आपको इसमें दो बातें और रह जाती हैं जिसको हम आपको बता देते हैं। जो पहला है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अब अनिषेक फलन क्या है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी ऐसा पुष्प जो बिना नर युग्मक के क्या करे, फल का निर्माण कर लेता है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। यानी मादा युग्मक अकेले ही कि किसका निर्माण कर ले, फल का निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहा जाता है। बस और भाई दो तरीके से आपको बताया गया। यानी ऐसा पुष्प जो बिना नर युग्मक के फल का निर्माण कर लेता है, या हम कह सकते हैं यानी मादा युग्मक, यानी ऐसा पुष्प जिसमें मादा युग्मक अकेले, ठीक है, बिना नर युग्मक के, यानी मादा युग्मक अकेले फल का निर्माण कर लेते, उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, केला, अंगूर, अनानास। ठीक, तो इन केला, अंगूर और अनानास में क्या होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अनिषेक फलन की क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, अनिषेक जनन।
अनिषेक जनन। जो अनिषेक जनन होता है और अनिषेक फलन में अंतर होता है, ठीक है। अनिषेक फलन में बिना नर के किसका निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, और अनिषेक जनन में बिना निषेचन के भ्रूण बनता है और वह भ्रूण नया संतान बनाता है, ठीक है। अब इसमें अनिषेक जनन को हम देख लेंगे, यानी बिना निषेचन के ही भ्रूण बनाते हैं, यानी अनिषेक जनन की क्रिया के द्वारा यह क्या करता है, यानी बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण करता है और वह भ्रूण नया संतान बनाता है, ठीक। अभी दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर जो है आपके समझ में आया होगा। तो आप जो है इस चैनल को जिसे ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको जो नई नई वीडियो बने वो आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सके, ठीक है। तो अब हम आज जो है आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपको बताना है कि पुष्प में कुल कितने चक्र होते हैं, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा, पुष्प के आवश्यक और सहायक चक्र कौन कौन से हैं, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन, तो जो परागण की क्रिया क्या कहलाती है, तीसरा क्वेश्चन जो होगा आपका परागण की क्रिया क्या कहलाती है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि नहीं जो बताया जा रहा है आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में फिर से। नमस्कार।